Good morning, students. So let's start the today's lecture. Yesterday we are discussed about the different aspects of refrigeration and air conditioning. Uh, Basically, they are originated from before 19th century. Then after 19th century, what are the developments should be take place in the field of refrigeration and air conditioning? We have discussed in first chapter. So today's we are discuss about the vertex tube system. Okay, this is called vertex tube system. I think this will be the better diagram for your understanding. This is the vertex tube arrangement where see this is the intake nozzle. This where the hot gases are entered from this direction, then after that they are moving in this means this is a helical manner, and after that they are uh, they are coming back from the tail of the cylinder. Okay, and at the same time there should be some when the hot gases are passes from this hot tube, some of the gases or say some of the air were cooled down with the help of this control valve, and again they are come back from this side. Okay, this cool air we are getting in where the required cooling surface is required. So this is the whole diagram. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि यह आपका इंटेल इनलेट नोजल है। यहाँ से क्या होगा, तो बर्न हॉट गैसेस जो है वो अंदर वर्टेक्स ट्यूब के एंटर करेंगी। जब ये एंटर कर रही हैं तो ये क्या हो रही है, तो ये देखो ये मूवमेंट दिखा रही है जिस तरीके से हेलिकल पाथ है। ये हेलिकल पाथ में ये क्या करती हैं, तो ये जो है वो अंदर जो एयर फ्लो हो रहा है, एक्चुअली अंदर भी एयर यही पास कर रही है। ये क्या हो रहा है, अंदर जो एयर फ्लो हो रहा है उसका हीट ये एब्जॉर्ब करती हैं और ये हॉट बन जाती है। और ये हॉट एयर जो है वो देखो ये डेप्थ दिया हुआ है, वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल लगा हुआ है, ये कंट्रोल वॉल की हेल्प से अब जो ये हॉट एयर बाहर निकल रही है, जो एयर ठंडी है, कूल है, वो उस एयर को अंदर की ओर डाइवर्ट कर देता है। और ये डाइवर्ट होने की वजह से अंदर जाते जाते, मतलब ये समझो कि अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये एक 60 डिग्री का हॉट एयर है, तो ये हॉट एयर अंदर जाते ही अराउंड 50 हो जाएगा, और ये मूव होते होते अगेन 80 डिग्री पे आ जाएगा। अब ये जो 50 डिग्री का हॉट एयर है, इसमें से कुछ एयर जो है वो समथिंग 40 डिग्री पे कोल्ड होंगे। और ये 40 डिग्री कोल्ड टेम्परेचर जो है, जब वो इस क्या बोलते हैं नोजल की हेल्प से अंदर की ओर जाएगा, मतलब अंदर रहेगा, अंदर पास होगा, तो वो क्या होगा, तो ये अपना हीट जो है इसके आसपास में जो हीट एयर फ्लो हो रही है उसको हीट ट्रांसफर करेगा, और अल्टीमेटली कोल्ड एयर अराउंड 15 डिग्री टू 20 डिग्री का टेम्परेचर लेके वो रिक्वायर्ड सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ में क्लियर है? चलिए, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है हॉट एयर अंदर जा रही है, और यही हॉट एयर से एयर जो है वो हॉट और कोल्ड एयर में बाइफरगेट होगी। कोल्ड एयर अंदर की ओर अगेन मुड़ जाएगी, और हॉट एयर जो है वो बाईपास हो जाएगी। ये इसका ऑपरेशन पार्ट है। कंप्रेस एयर एंटर द चैम्बर, कहाँ से, यहाँ से एंटर इनटू द चैम्बर। Stationary generator generate a vortex of 10 lakh RPM। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जनरेटर लगा है वो क्या कर रहा है, तो 10 लाख आरपीएम में इसे घुमा रहा है जो वर्टेक्स चैम्बर है। ओके, outer vortex gain energy due to friction. This hot outer vortex is exhausted or vented through the adjustable wall। मतलब ये जो हॉट एयर है वो एडजस्टेबल वॉल से बाहर निकल जाएगा। Ramming air flow back to the generator in the opposite direction of vortex, uh, outer vortex। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है
या कंट्रोल बोर्ड है वो इसको रैमिंग प्रोसेस देगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और अगर हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, तो इसने क्या बताया कि जब मैं इस एयर का फ्लो करूँगा तो ये क्या करेगा, जो हॉट एयर्स हैं उसको ये पास कर देगा, लेकिन जो कोल्ड एयर है उसको अगेन अंदर की ओर मोड़ देगा। ठीक है, ये अंदर की ओर मोड़ गया। ये जो प्रोसेस है इसे ही हम बोलते हैं वर्टेक्स ट्यूब सिस्टम। ठीक, अब क्या बोल रहा है, तो इसी के बाद बोल रहा है ड्यू टू द रिवर्स vortex flow the energy level of the molecules reduce so it get cooled. This cooled air is expanded through a nozzle and air is become supercooled. Vortex tube can generate refrigeration up to the 1800 watt by using filtered air compressor compressed to 7 watt. ठीक है, चलिए अब मतलब ये आपका जो पहला पार्ट है ये हिस्ट्री का पार्ट है। इससे आपने क्या क्या बेसिक चीज़ें सीखी, what are the conclusions you have to take place after see the whole means whole slides. So first one is the refrigeration system has become an essential part of modern life. At present, efforts are on the development system that are means पहला क्या बताया गया कि refrigeration and air conditioning both the systems are very much essential for human life. दूसरा, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, वो कौन कौन से डेवलपमेंट है, तो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले उन्होंने किस पे काम किया, तो पहले उन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट पे काम किया, फिर उन्होंने कंप्रेसर पे काम किया, फिर आगे चल के आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे इवोपरेटर्स पे काम कर रहे हैं। इवोपरेटर के बाद अब यहाँ पे इसने क्या बोला, तो वो जो जहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग वाला पार्ट है मतलब कंप्रेसर, वहाँ पे हमें काम करना है। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो आपका जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट को कोई मतलब हार्म नहीं पहुँचाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब हर एक के बजट में आपका सिस्टम एडजस्ट कर सकते। ठीक है, चलिए
इसका अब सेकेंड पार्ट आते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऊपर में लिखा है कि 1 टन मतलब 1000 kg ऑफ आइस रिक्वायर्ड 335 किलोजूल पर kg टू मेल्ट। When this is accomplished in 24 hours, it's known as a heat transfer rate of 1 ton of refrigeration। मतलब क्या हुआ कि इतना कितने अमाउंट का रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है 1 टन ऑफ आइस अगर उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कितना करता है तो वो भी कैलकुलेट करके उन्होंने किया। 1 टन ऑफ आइस जो है उसको मैंने 1000 kg लिखा इनटू इसकी जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 335 किलो जूल, कब के लिए 24 आवर्स के लिए। तो अगर मैंने 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, अब याद रखना इसको इक्विवेलेंट रखा गया है 210 किलो जूल पर मिनट। So in actual 1 ton of refrigeration is taken as equivalent to 210 किलोजूल पर मिनट और 3.5 किलोवाट। मतलब अगर इसी को मैं डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 3.5 किलो। तो ये दो यूनिट्स आपको याद रखनी है कि पहला अगर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको 210 किलोजूल पर मिनट में आ सकता है या 3.5 किलोवाट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जी। चलिए इसके बाद आता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने एफिशिएंसी पढ़ी थी। तो एफिशिएंसी क्या था, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई मतलब एफिशिएंसी का जो उल्टा होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। सो क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर to the work done on the refrigerant. It is called theoretical COP. Means theoretical COP क्या हो जाएगा तो Q upon W. Okay. So इसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी of a heat engine. It is thus obviously that the value of COP is always greater than unity। मतलब जनरली आपने देखा था कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन 1 थी, तो आपकी COP जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। ओके। Secondly, the ratio of actual COP to the theoretical COP is known as relative coefficient of performance। तो ये याद रखना है आपको, relative coefficient of performance कहता है तो actual upon theoretical। चलिए इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि find the COP of a refrigeration system if the work input is 80 kilojoule per kg and the refrigerating effect is 260। एक सेकेंड, 260 किलोजूल पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है मुझे आप मैसेज में मतलब यूट्यूब के मैसेज को लिख के भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको अचीव करते हैं। चलिए अब आता है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आपको मैं पहले बता दूँ दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं यूनिवर्स में। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है कि मास और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हीट वर्ड यूज चलेगा। हीट और मास अगर दोनों ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो हम उसको ओपन बोलेंगे। और क्लोज में क्या होगा तो मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही आएगा कि इन एन ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल द एयर इज डायरेक्टली लेड टू द स्पेस टू बी कूल्ड allowed to circulate through the
cooler and then return to the compressor to start another cycle. ठीक है, ओपन साइकिल का प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ है? तो आपके घर में ही है। आपके घर में जो हम कूलर लगाते हैं वो ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर और एयर जो है वो हम सराउंडिंग से लेते हैं और सराउंडिंग ही एज इट इज सेंड कर देते हैं। Since the air is supplied to the refrigerator at atmospheric pressure, therefore volume of air handled by the compressor and the expander is large. Thus, the size of compressor and the expander should be large. Another disadvantage of open cycle system is that of moisture is circulated carried away by the air circulating through the cooled circuit. This lead to perform the frost at the end of expansion process and close the line. Thus, in an open cycle system, a dryer should be used. ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला कि जनरली जब हम ओपन सिस्टम मतलब आपने आपके कूलर की बात कर रहे हो ना, अगर आपने अपने रूम में कूलर लगा दिया है और चारों तरफ से बंद कर दिया तो कुछ देर बाद आपको ह्यूमिडिटी मतलब बढ़ जाती है, आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो वही चीज़ को स्टेटमेंट दिया है कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे वो रेगुलरली मॉइस्चर जो है रिमूव होता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो क्या होगा, एक्सपांडेड वॉल के पास में फ्रोजन मतलब वो एक्सपांडेड वॉल के आसपास जो है वो फ्रीजिंग सिस्टम चालू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एरिया चौक हो जाएगा। इसके लिए स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर कोई भी सिस्टम ओपन सिस्टम है तो वहाँ पे आपको ड्रायर लगाना जरूरी है। सेकेंड आता है क्लोज्ड और डेंस एयर रेफ्रिजरेशन। In closed or dense air refrigeration cycle, the air is passes through the pipes in the component part of the system at all times. The air in this system is used for absorbing heat from another fluid, and this cool brine is circulated into the space to be cooled, and air in the closed system does not come in contact directly with the space of the fluid. ठीक है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा बोल रहे हैं? यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम एक साथ आते हैं। एक ऐसा सिस्टम रहता है जो मतलब क्लोज रूप रहेगा, वहाँ से जो भी ठंडी एयर है वो हम एवापोरेटर के पास लेके आएंगे और इस एवापोरेटर में हम दूसरा एयर पास करेंगे जो सिस्टम में जाके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जनरली दिस टाइप का सिस्टम जो है वो आपने कुल्फी बेचते वाले लोगों को देखा होगा। ये जो आप रोड पे कुल्फी वगैरह बेच रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि अंदर में वो आइस डाल देते हैं। आइस एक्चुअली पहले से वो ठंडा होता है ना, तो वो आइस की वजह से लिक्विड में ठंडक पहुंचती है। लिक्विड एक्चुअली होता है क्या है, तो पानी और सॉल्ट का मिक्सचर होता है और ये पानी और सॉल्ट का मिक्सचर जो है अंदर जो फ्रेश वाटर रहता है उसको कूल करता है और उस कूलिंग की वजह से आपको कुल्फी बन जाता है। ठीक है, या दूसरे तरीके का अरेंजमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो छोटे छोटे बॉक्स बना बना के उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो डाल देते हैं और वो उस ब्राइन सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन उसमें से हीट एब्जॉर्ब हो लेता है और आपको कुल्फी का फॉर्मेशन हो जाता है। हम इसके जो एडवांटेजेस है, सिंस इट कैन वर्क एट द सेक्शन प्रेशर higher than that of atmospheric pressure, therefore volume of air handled by the compressor and expander are smaller as compared to open air refrigeration system। वही क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में कंप्रेसर और एक्सपांडर को कंट्रोल वॉल्यूम में एयर मिलेगी, तो आपका अल्टीमेटली एज कम्पेयर टू ओपन सिस्टम ये सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है। Second, operating pressure ratio can be reduced, which results in high COP। तो ये आप बाद में डिराइव करेंगे कि अल्टीमेटली COP is directly related to sorry inversely related to the pressure ratio। मतलब प्रेशर रेशियो जितना कम होता जाएगा आपकी COP उतनी बढ़ती जाएगी। अब आता है आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन वेरिएबल्स।
तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है तो आपको डिस्कस करनी है। पहला है लो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, कम से कम बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हो जिससे से ज़्यादा वो हीट कैरी कर सकते हैं। मतलब रेफ्रिजरेंट को एक्चुअली एक कैरियर के रूप में देखा गया है। कैरियर क्या होता है, तो वो एक जगह से हीट को ऑब्जर्व करेगा और दूसरी जगह रिलीज करेगा। तो एक जगह से जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो तुरंत बॉयल होना चाहिए, इसलिए उसको लो बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है। और दूसरा, दूसरी जगह पे जाने के बाद जैसे ही वो ठंडा होता है, लिक्विड होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। इसी तरीके से हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि COP जो है वो प्रेशर का फंक्शन है। प्रेशर जैसे जितना कम होगा उतनी COP इंक्रीज कर जाएगी। तो फिर हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब वेपर ये सेम स्टेटमेंट है लो बॉइलिंग पॉइंट का, कि जितना ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और उतनी अच्छी COP बनेगी। लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एंड हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पहले से पता है कि स्पेसिफिक हीट गैस की अगर बढ़ती है तो उससे COP इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर लिक्विड की COP बढ़ेगी तो वो एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसी तरीके से लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, ज़्यादा जगह एरिया कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम रिक्वायरमेंट की मेरे को एक 2 इंच का ट्यूब लगा और एक 5 इंच का ट्यूब लगा, तो 2 इंच ट्यूब इज़ मोर मच मोर बेटर देन दैट ऑफ 5 इंच। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन कोरोसिव टू मेटल होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, लो कॉस्ट, इजली एंड रेगुलरली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू लिक्विफाई एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात आप सबको पता है, इजी टू लोकेटिंग linkage by odor or suitable indicators, mixed wet well with oil, high CO2 and ozone friendly होना चाहिए। ये आपकी वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक आइडियल रेफ्रिजरेंट पे मतलब रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए, इसकी ये डिटेलिंग पार्ट है, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी बात है। उसके बाद हमने ये सब पॉइंट्स अभी डिस्कस किया है। ये स्लाइड मैं आपको भेजूँगा तो आप इसमें से रीड करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेंट है जो आपने पढ़े हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी चाहिए। सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर, तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि अगर वाटर में सॉल्युबल रहेगा तो अल्टीमेटली वो कुछ बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो ये हेमिटिकल सील यूनिट को मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथिंग या मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, चलिए थर्मल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में देखें। अब आता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, चलिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कल के दिन पढ़ेंगे। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।